वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू इक्वेशंस और साथ में इसकी एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही में आपके जो एग्जाम्स रहते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन पे। अब इस कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए मैं पहले एक जनरल सी एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि बात आराम से समझ में आ जाए, बेजे में आ जाए। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल सी स्ट्रिंग की। मान लो एक धागा हमने दो एंड्स के बीच में बांधा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेच किया हुआ है, और इस धागे को मैं ऐसे पकड़ के छोड़ देता हूँ या मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ तो ये धागा वाइब्रेट होगा या मैं बोलूँगा इसमें एक वेव बनेगी। अब ये जो वेव बनेगी, ये वेव इस एंड से इस एंड तक रहेगी। इन एंड से बाहर इस वेव का कोई वेवलेंथ नहीं होगा, कुछ एनर्जी नहीं होगी और कोई एम्पलीट्यूड इसका इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस एंड पे या एंड से बाहर इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि वेव इस एंड से इस एंड तक रहती है, इससे बाहर नहीं रहती। अब अगर कहीं पे कोई आपको बताता है कि इस वेव की एनर्जी कुछ यहाँ पे भी है तो क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? आप बोलेंगे नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वेव के जो वही एनर्जी वैल्यू एक्सेप्टेबल है जो हमें इन दो एंड्स के दरमियान मिलेंगी। तो ऐसे जो वैल्यूज रहते हैं, जो एक्सेप्टेबल एनर्जी वैल्यूज रहती है, मैं उनको बोल सकता हूं कि ये आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बात की एक सिंपल वेव की। इस सिंपल वेव में हमने बात की। अब अगर हम इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हम साई का वैल्यू निकालते हैं। अब साई क्या है? साई है वेव फंक्शन, या मैं बोलूंगा इट इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेव। अब पार्टिकल वेव का एम्पलीट्यूड मान लो निकालना हमें, तो हमें इस साई के इस इक्वेशन में बहुत सारे वैल्यूज मिल सकते हैं, बहुत अलग अलग वैल्यूज मिल सकते हैं, लेकिन क्या वो सभी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है? मैं बोलूंगा नहीं, सभी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर कौन से वैल्यूज एक्सेप्टेबल है या कौन से वैल्यूज का मतलब है? या मैं बोलूंगा कि एम्पलीट्यूड एक पार्टिकल का या पार्टिकल वेव का एम्पलीट्यूड कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। देखो, वो वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन विच कॉरस्पॉन्ड टू सम डेफिनेट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, उनको हम कहते हैं आइगन फंक्शंस। यानी वो वेव फंक्शंस जो हमें टोटल किसी डेफिनेट वैल्यू ऑफ टोटल, कोई डेफिनेट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी देंगे, उनको हम कहते हैं आइगन फंक्शंस। और वो एनर्जी, या मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी वैल्यू विच कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। शायद बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं। मैंने कहा कि वेव फंक्शंस जो हैं, यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो वैल्यूज मिलेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। देखो, उसमें से कुछ वैल्यूज इमेजिनरी भी हो सकते हैं और कुछ रियल वैल्यूज हो सकते हैं। रियल वैल्यूज मीन्स जो हमें सही में बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की, सपोज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है और इलेक्ट्रॉन को सिस्टम के अंदर बताएंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर सपोज कोई वेव फंक्शन हमें यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त न्यूक्लियस में, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। या कोई वेव फंक्शन हमें यह बताए कि एटम्स के जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, तो मैं नहीं मानूंगा, बल्कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है। अब बिटवीन टू ऑर्बिट्स अगर कोई बता दे, कोई वेव फंक्शन का ऐसा वैल्यू आता है या वो हमें कुछ इस तरह एनर्जी वैल्यूज देती है जो एनर्जी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, जो एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकती है, इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है।
दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। लेकिन अगर आपको कोई वेव फंक्शन ऐसा बता दे कि वो आपको दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है बिटवीन टू शेल्स या बिटवीन टू ऑर्बिट्स, तो क्या आप उसे मानेंगे? नहीं, आप कहेंगे ये वाला जो है ये गलत वेव फंक्शन है, या मैं बोलूँगा ये इमेजिनरी वेव फंक्शन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब वो वाली वेव फंक्शंस जो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ यहाँ ऑर्बिट्स में दिखाती है, यानी डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी देती है, तो ऐसी वेव फंक्शंस को बोलूँगा मैं आइगन वेव फंक्शंस, या बोलूँगा मैं इनको ऐसी फंक्शंस को बोल सकता हूँ मैं आइगन फंक्शंस, या सिंपली वेव फंक्शंस भी कहते हैं इनको, वेव फंक्शंस। ठीक है, यानी जो इस पार्टिकल वेव की वेव को डिस्क्राइब करती हैं, ऐसी फंक्शंस को हम कहते हैं वेव फंक्शंस या कहते हैं आइगन फंक्शंस। और एनर्जी की जो ये वैल्यूज हैं, दीज प्रॉपर वैल्यूज, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, इनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज। अब अगर ये वाला जो है, जो सपोज कोई एनर्जी वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ बता रहा है कि ये दो शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो ये एनर्जी तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो एनर्जी वैल्यू है ये इमेजिनरी है, या मैं बोलूँगा ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आइगन वैल्यू नहीं है। आइगन वैल्यू का मतलब रहता है प्रॉपर वैल्यू, या मैं बोलूँगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, जो प्रॉपर वैल्यू होगा वो एक्सेप्टेबल, जो प्रॉपर वैल्यू नहीं होगा उसे हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, और प्रॉपर एनर्जी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होती है उसे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, और प्रॉपर आइगन फंक्शन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू मीन्स टोटल एनर्जी का वो वैल्यू जो प्रॉपर वैल्यू हो, जो सच्ची में पॉसिबल हो। क्लियर? अब मैंने एक एग्जांपल आपको अभी दी थी कि ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम अगर हम कहेंगे, तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज हैं, यहाँ पे आइगन वैल्यूज का मतलब ये रहता है कि ये ऑर्बिट्स, एक एटम में आइगन वैल्यूज का मतलब रहता है ऑर्बिट्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रह सकता है, न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, बिटवीन ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है, और इस एनर्जी वैल्यू के लिए जो वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग होगी, या मैं बोलूँगा इसके लिए जो वेव फंक्शन होगी उसको मैं कहूँगा आइगन फंक्शन, या मैं कहूँगा सिंपली उसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं, यानी क्योंकि वही तो कैरेक्टराइज करता है पार्टिकल वेव को। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आइगन फंक्शंस या आइगन वेव फंक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं, या कौन कौन सी फंक्शंस आइगन फंक्शंस रह सकती हैं। ठीक है, तो आइगन फंक्शंस वो वेव फंक्शंस रह सकती हैं, या मैं बोलूँगा वो एम्पलीट्यूड हो सकते हैं पार्टिकल के जो फंक्शंस सिंगल वैल्यूड हों। ठीक है, सिंगल वैल्यूड यानी जिसमें एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ना मिले साई के या एम्पलीट्यूड के। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना, वेल बिहेव्ड वेव इक्वेशन। और ये जीरो होना चाहिए एट इन्फिनिटी, यानी ये वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट। जिस तरह यहाँ पे वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ हो सकता है, अब इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, या यहाँ से यहाँ आपको कहीं पे भी वेव फंक्शन मिल सकती है, क्योंकि एटम इतना है। अब एटम से बाहर यहाँ पे अगर आपको वेव फंक्शन मिलता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आइगन फंक्शंस वही वेव फंक्शंस होते हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं, यानी कंटिन्यूअस, जीरो एट इन्फिनिटी एंड सिंगल वैल्यूड। ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन आता है आपको एंट्रेंस में भी, सपोज आपसे कोई पूछे कि जनरल में बोलो कि आइगन वैल्यू क्या होता है और आइगन फंक्शन क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास में सपोज एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर मान लो किसी ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर है, ए, ऑपरेटर ए, ये एक फंक्शन साई जे पे ऑपरेट कर रहा है। अब साई जे सिंपल एक कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, ये वेव फंक्शन नहीं मानता हूं, ये कोई भी फंक्शन, अभी दिखाऊंगा मैं फंक्शन कैसा हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऑपरेटर इस फंक्शन को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करता है और साथ में मल्टीप्लाई करता है इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से, यानी अगर मैं ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे लगाऊं और हमें ये वेव फंक्शन वापस मिल जाए
मल्टीप्लाइड में मिले कोई कांस्टेंट फैक्टर या कांस्टेंट वैल्यू, तो तब मैं कह सकता हूँ ये जो वेव फंक्शन है ये इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, ठीक है। यानी इसकी इससे बनती है, ये इसके लिए प्रॉपर है। क्लियर? सिंपली बोल सकता हूँ मैं, जैसे ये है, ये मान लो ये एक ऑपरेटर है, ये मैंने वेव फंक्शन साई जे पे लगाया, ये ऑपरेटर इस साई जे को साई जे में ही कन्वर्ट करता है और साथ में मल्टीपल करता है एक कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ साई जे जो है, साई जे इस ऑपरेटर ए का, ए कैप का या ऑपरेटर ए का, ये इसका आइगन फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ में ऑपरेट होने के बाद में ये सेम वेव फंक्शन देता है और साथ में मल्टीप्लाइड देता है बाय ए कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट फैक्टर, ठीक। और ये जो फैक्टर हमें मिलता है इसी को हम कहते हैं आइगन वैल्यू इन जनरल, ठीक है, आइगन वैल्यू। और ये जो वेव फंक्शन है जिसपे हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आइगन फंक्शन है और ये आइगन ऑपरेटर है, आइगन ऑपरेटर, आइगन ऑपरेटर, ठीक है, आइगन ऑपरेटर। जिस फंक्शन पे अप्लाई किया उसको कहते हैं आइगन फंक्शन। जो हमें वैल्यू मिला उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनी इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है वो भी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है ना, ये वाली इक्वेशन हमने ये देखा है कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। एच कैप क्या है? ये है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर जब वेव फंक्शन पे, वेव फंक्शन इस वक्त वेव फंक्शन है, पीछे वाला जो वो सिंपल फंक्शन था, कोई भी फंक्शन, ये वेव फंक्शन पे जब हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो एक तो हमें एक कांस्टेंट फैक्टर मिलता है, एनर्जी फैक्टर, प्लस ये वेव फंक्शन वापस मिलती है। तो इसको मैं कह सकता हूँ आइगन वैल्यू ऑपरेटर या आइगन ऑपरेटर या आइगन फंक्शन, ये मिल गया आइगन वैल्यू और प्लस ये वेव फंक्शन वापस, यानी आइगन फंक्शन वापस। क्लियर? अब मैथमेटिकली देखते हैं हम। सपोज ए कैप जो है, जो हमने पीछे देखा, ए कैप को रखता हूं मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर, और साई जे जो फंक्शन है उसको रखता हूं मैं साइन एन एक्स के बराबर। एन एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, ठीक। अगर मैं ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई करूं तो इसका मतलब मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, साइन एन एक्स के ऊपर। तो ये क्या बनेगा? ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बनेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एन स्क्वायर साइन एन एक्स, माइनस एन स्क्वायर साइन एन एक्स। अब ये जो है माइनस एन स्क्वायर, ये हमें एक कांस्टेंट फैक्टर मिल गया, कांस्टेंट वैल्यू मिल गया, प्लस साइन एन एक्स वापस मिल गया, साइन एन एक्स वापस मिल गया, ठीक है, ठीक है। यानी ये फंक्शन वापस मिली और एक कांस्टेंट फैक्टर मिला, वैल्यू मिला। किसकी वजह से? डी बाई डी एक्स स्क्वायर की वजह से। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये आइगन ऑपरेटर है और साइन एन एक्स इसका आइगन फंक्शन है, और ये जो माइनस एन स्क्वायर ये आइगन वैल्यू है, प्लस हमें ये फंक्शन वापस मिल गया, साइन एन एक्स फंक्शन वापस मिल गया। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेटर जब हम किसी फंक्शन पे लगाते हैं, अगर वो कांस्टेंट फैक्टर देता है प्लस सेम फंक्शन वापस देता है, तो मैं उसको कह सकता हूं कि आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है फिर, ठीक है। नाउ अगर मैं ए कैप के बदले में डी बाई डी एक्स ले लूँ, यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पे सिर्फ डी बाई डी एक्स, और साई जे के बदले में लिखता हूँ साइन एन एक्स, तो क्या साइन एन एक्स डी बाई डी एक्स का आइगन फंक्शन है कि नहीं, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए कैप साई जे लिखता हूँ तो इसका मतलब यानी डी बाई डी एक्स साइन एन एक्स लिखता हूँ मैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, तो वो बराबर बन जाएगा ये वाला जो है ये बराबर बन जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा एन कॉस एन एक्स, एन कॉस एन एक्स। कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल गया, ठीक है।
हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, इस फंक्शन पे अप्लाई किया, हमें कांस्टेंट फैक्टर तो मिल गया, लेकिन ये वाली फंक्शन हमें वापस नहीं मिली क्योंकि हमें यहाँ पे साइन nx के बदले में cos nx मिला। अगर सेम फंक्शन वापस मिली होती, सेम फंक्शन, तो तब मैं बोल सकता हूँ कि साइन nx d/dx का आइगन फंक्शन है, लेकिन ये वापस नहीं मिला, हमें साइन nx के बदले में cos nx मिला, यानी सेम फंक्शन नहीं मिला, डिफरेंट फंक्शन मिला। तो तब मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन nx है वो d/dx का आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट आइगन फंक्शन ऑफ d/dx, लेकिन साइन nx d²/dx² का आइगन फंक्शन है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना।